हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बीएमएस में पांडु रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पांडु रोग और इसका मॉडर्न एनीमिया दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पांडु रोग के बारे में स्टार्ट करेंगे। पांडु रोग का वर्णन रोग निदान में भी है, चरक में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पांडु रोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले इसके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पांडु रोग क्या है। पांडु रोग एक प्रकार का रक्त अल्पताजन्य विकार है। इसमें शरीर में रक्त की कमी आपको देखी जा सकती है। शरीर की सभी व्याधियाँ जिनमें शरीर का वर्ण श्वेत या श्वेत रक्त वर्ण का हो जाए, अर्थात जिन जिन व्याधियों में शरीर का जो कलर है वो अगर चेंज हो जाए, श्वेत या श्वेत वर्ण या पीत वर्ण इन सब का हो जाए, तो उसमें हमें पांडु रोग समझना चाहिए। फिर आता है इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा में बताया गया है कि जिस व्याधि में रोग की त्वचा का रंग श्वेत या श्वेत पीत वर्ण का हो जाए, मतलब त्वचा का जो रंग है बॉडी का वो चेंज हो जाए, तो उसमें हमें पांडु रोग समझना चाहिए। फिर आता है इसके निदान। इसके निदान में हम आहारज और विहारज इनके ये निदान पढ़ेंगे। आहारज निदान में कुछ जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं उसमें है कि अम्ल लवण आदि जब हम उष्ण पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जब असात में भोजन किया जाए, भोजन को सही मात्रा में सही टाइम पे न लिया जाए, जब मदिरा या मद्य सेवन ज़्यादा किया जाए, या मृतिका भक्षण इन सब का सेवन किया जाए, तो पांडु रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मृतिका भक्षण आप याद रखिएगा, पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट है पीजी लेवल से। फिर आता है विहारक निदान में। विहारक निदान में दिवासयन, दिन में सोना, वेगावरोध, वेगों को रोकना, बहुत ही ज़्यादा व्यायाम करना, काम, चिंता, क्रोध, शोक इत्यादि करना, इसके विहारक निदान में आता है। फिर आता है पांडु रोग की संप्राप्ति। सबसे पहले हम इसमें सामान्य संप्राप्ति पढ़ेंगे। जब शरीर में पित्त प्रधान वात पित्त कफ जो त्रिदोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं, तो जो हमारे शरीर में धातुओं का पोषण क्रम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो ओज है, बल है, वो जो शरीर का वर्ण है उसका क्षय होने लगता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में रक्त की कमी, मेद की कमी, इंद्रियों का सही से काम न करना, ये सब लक्षण आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, जिससे कि पांडु रोग उत्पन्न होता है। फिर आता है इसकी विशेष संप्राप्ति। विशेष संप्राप्ति में हम इसके दो डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संप्राप्ति घटक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सा दोष है, ये पित्त प्रधान दोष है, याद रखिएगा कि ये पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान त्रिदोष। फिर आता है दूष्य, किसको दूषित करता है, ये हमारे शरीर की त्वचा, मांस, रक्त इन धातुओं को दूषित करता है। फिर आता है कि स्रोतस, स्रोतस में ये रस और रक्त इन्हीं दो स्रोतस को अवरोध करता है। फिर आता है अधिष्ठान, इसका प्लेस त्वचा, मेनली त्वचा को ही इफेक्ट करता है। फिर आता है कि इसका आशय क्या है। ये जनरली इसका जो शरीर में आशय बताया गया है वो आमाशय बताया गया है, और जो इसका व्याधि का स्वभाव है ये चिरकारी है, लंबे समय तक भी रह सकता है। साध्यता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कृच्छ और सुख साध्य दोनों ही है, इजीली भी सही हो सकता है, और थोड़ा बहुत इलाज करने के या औषधि या चिकित्सा करने के बाद भी इसे सही किया जा सकता है। फिर आता है इसका संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र में सबसे पहले जब हम निदानों का जो आहारज विहारज हमने निदान बताए हैं पूर्व में, जब हम उनका अति सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो पित्त प्रधान त्रिदोष है वो प्रकोपित हो जाता है। तो जब पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होता है तो हमारे त्वचा की जो धातु है, त्वक, मांस, इन सब में स्थान संचय कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जो वात, कफ, रक्त, मांस इत्यादि धातुएं हैं दूषित हो जाती हैं, जिससे कि जो त्वचा का रंग है वो पांडु वर्ण या पीत वर्ण या फिर श्वेत वर्ण इन सब का होने लगता है, जिससे पांडु रोग हो जाता है। फिर आता है कि पांडु रोग के भेद कितने हैं। पांडु रोग के विभिन्न आचार्यों ने बहुत से भेद बताए हैं। इसमें सबसे पहले चरक और वाग्भट ने जो भेद बताए हैं उसमें पांडु रोग के इन्होंने 5 भेद बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदावक्षक। फिर सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं। सुश्रुत ने मृतिका भक्षण भेद को काउंट नहीं किया है। फिर आता है कि पांडु रोग के पूर्व रूप क्या है। पांडु रोग के पूर्व रूप में जो पूर्व रूप बताए गए हैं उसमें हृदय स्पंदन, अविपाक,
पीतवर्ण का मूत्र, शरीर में रुक्षता, श्रम, षष्ठीवान, मृतिका, भक्षण, ये सब इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। फिर आता है कि इसके लक्षण क्या पांडु रोग के। तो पांडु रोग के सामान्य लक्षण बताए गए हैं, उसमें शरीर में रक्त की कमी, मेद की कमी, इंद्रियों का सही से काम न करना, त्वचा का पांडु वर्ण का हो जाना, शरीर में दुर्बलता, भ्रम, गौरव, अविपाक, ज्वर, इन सब के ये सब पांडु रोग के सामान्य लक्षण हैं। फिर आता है इसके विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण हम पांडु रोग के डिवीजन के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले इसमें वातज पांडु के बारे में हम लक्षण पढ़ेंगे। वातज पांडु में जो लक्षण बताए गए हैं उसमें शरीर में रुक्षता, ज्वर, लालिमा, कंपन, बल का नाश, शौच, त्वचा का पांडु रंग होना, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर पित्तज पांडु में के जो लक्षण बताए गए उसमें भ्रम, मूर्छा, प्यास, दाह, ज्वर, अतिस्वेद, दुर्बलता, ये लक्षण बताए गए हैं। फिर आता है कफज पांडु रोग में जो लक्षण है उसमें मेनली गौरवता, तांद्रा, आलस्य, अरुचि, पीतवर्ण का मूत्र, मूर्छा, वमन, अतिसार, ये सब बताए गए हैं। फिर आता है सन्निपातज पांडु रोग के क्या लक्षण है। सन्निपातज पांडु रोग के जो लक्षण है वो वात, पित्त, कफ, इन तीनों पांडु रोग के जो लक्षण बताए गए हैं उनके मिक्स लक्षण आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर आता है मृतिका भक्षण पांडु रोग के लक्षण क्या है। मृतिका भक्षण पांडु रोग में जनरली इंद्रियों का नाश हो जाना, अतिसार, इंद्रियों का सही से काम न करना, शोथ, कृमिकोष्ठ, ये इसके लक्षण हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव। पांडु रोग के उपद्रव क्या है। इसमें अरुचि, वमन, मूर्छा, हृदय में पीड़ा, तृष्णा, ज्वार, अग्निमान, कल्प, शोक, ये इसके उपद्रव हैं। फिर अब आता है पांडु रोग या एनीमिया का मॉडर्न में क्या बताया गया है। मॉडर्न में जो इसकी डेफिनेशन है वो है रिडक्शन इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। ये एक प्रकार की बीमारी नहीं है, ये बहुत सी व्याधियों में आपको इसके लक्षण दिख सकते हैं। फिर आता है इसका एटियोलॉजी, इसके निदान क्या है। आयरन डिफिशियंसी, इसमें एक है ल्यूकेमिया, फिर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड प्रोटीन, फिर है एक्सेसिव ब्लड लॉस, और एक है हेमरेज। ये इसके मेन एटियोलॉजी है। फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन। इसके चार प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें एक है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा है मेगालोब्लास्टिक, तीसरा है हेमोलिटिक और चौथा है एप्लास्टिक एनीमिया। सबसे पहले हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज है ह्यूमन में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जो आरबीसी का काउंट नंबर है वो घट जाता है, लेकिन जो आरबीसी का काउंट नंबर है वो शरीर में नॉर्मल रहता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो शरीर में कम हो जाता है। फिर आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो मेगालोब्लास्ट का जनरली मीनिंग है वो है एबनॉर्मली लार्ज डेवलप्ड आरबीसी। जब शरीर ब्लड में पाए जाने लगते हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें जो आरबीसी है उसका लाइसिस होने लगता है। फिर ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो जब सेल का प्रोडक्शन शरीर में कम होने लगे, जैसे कि बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई डिफिशियंसी हो जाए, तो उसके फलस्वरूप जब शरीर में सेल का प्रोडक्शन कम होने लगता है तो उससे हम एप्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर आता है इसका क्लिनिकल फीचर क्या है एनीमिया का। जनरली एनीमिया का जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है अफेक्टेड पर्सन में वो है पैलर स्किन का कलर चेंज हो जाना, पीत वर्ण या श्वेत वर्ण या पांडु वर्ण का हो जाना। फिर और एक है इसमें टैकीकार्डिया, जैसे हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मोर देन 100 पर मिनट। फिर आता है इसमें डिस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगे, वीकनेस हो, हेडेक होने लगे, ये इसके सामान्य क्लिनिकल फीचर्स हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। एनीमिया में क्या क्या टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या एग्जामिन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जा सकता है, सीबीसी की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, ईएसआर किया जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी चेक किया जा सकता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ये सब इसके सामान्य इन्वेस्टिगेशन है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैंने पांडु रोग में श्लोक नहीं बताया आपको क्या इंपॉर्टेंट है,
श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, चरक के, सुश्रुत के कुछ छोटे छोटे श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, लक्षण के, संप्राप्ति के, परिभाषा के, वो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ। और अगर कोई कमी हो वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।